हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ की एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमें बताती है कि दयालु, कंपैशनेट होने का मतलब हमेशा नरम, जेंटल होना नहीं होता। किताब का नाम है फियर्स सेल्फ कंपैशन। हमने उनकी पहली किताब में सेल्फ कंपैशन के बारे में सीखा था, कैसे हम मुश्किल समय में खुद पर दयालु हो सकते हैं, जैसे हम अपने किसी दोस्त पर होते। पर डॉक्टर नेफ ने रियलाइज किया कि सेल्फ कंपैशन का एक और उतना ही जरूरी पहलू है जिसके बारे में कम बात होती है। सोचो, अगर आपका बच्चा रोड पर भाग रहा हो तो आप क्या करोगे? आप उसे प्यार से कहोगे, बेटा प्लीज रुक जाओ? नहीं, आप चिल्लाओगे, रुको, और उसे जोर से पकड़कर सेफ जगह पर ले आओगे। ये एक्शन फियर्स है, पर इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? प्यार, केयर और प्रोटेक्शन। यही है फियर्स सेल्फ कंपैशन। डॉक्टर नेफ कहती हैं कि सेल्फ कंपैशन के दो पहलू हैं जो यिन और यांग की तरह हैं, दोनों जरूरी हैं। टेंडर सेल्फ कंपैशन, कोमलात्मा करुणा, ये यिन एनर्जी है, ये नर्चरिंग है, कंफर्टिंग है, एक्सेप्टिंग है। ये हमें कहती है इट्स ओके, तुम जैसे भी हो ठीक हो। ये हमें अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सिखाती है। ये हमारी हीलिंग के लिए जरूरी है। उनकी पहली किताब इसी पर फोकस करती थी। फियर्स सेल्फ कंपैशन, प्रचंड आत्मकरुणा, ये यांग एनर्जी है, ये एक्शन ओरिएंटेड है, प्रोटेक्टिंग है, प्रोवाइडिंग है और मोटिवेटिंग है। ये हमें कहती है मैं तुम्हारी इतनी परवाह करती हूँ कि मैं तुम्हें इस हार्मफुल सिचुएशन में नहीं रहने दूंगी। ये हमें ना कहने की हिम्मत देती है, अपनी बाउंड्री सेट करने की शक्ति देती है और अन्याय, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मोटिवेट करती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी, खासकर लड़कियों और औरतों को सिर्फ टेंडर कंपैशन सिखाती है। हमें सिखाया जाता है कि हम नरम रहें, दूसरों की केयर करें, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखें। हमें फियर्स होने से रोका जाता है। अगर एक औरत गुस्सा दिखाती है या अपनी आवाज़ उठाती है तो उसे अग्रेसिव या बिची का लेबल दे दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत सी औरतें अपनी फियर्स साइड को दबा देती हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान कम होता है, वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में फंस जाती हैं और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाती। इसके ऑपोजिट लड़कों को अक्सर उनकी टेंडर साइड दबाने के लिए सिखाया जाता है। लड़के रोते नहीं हैं, कमजोर मत बनो। इससे वो भी अधूरे रह जाते हैं। ये किताब हमें इस फियर्स साइड को वापस पाने का रास्ता दिखाती है। ये बताती है कि सच्चा सेल्फ कंपैशन इन दोनों का बैलेंस है। हमें अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट भी करना है, टेंडर, और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक्शन भी लेना है, फियर्स। हमें खुद को कंफर्ट भी देना है, टेंडर, और खुद को हार्मफुल सिचुएशन से प्रोटेक्ट भी करना है, फियर्स। चलो देखते हैं कि हम इस फियर्स सेल्फ कंपैशन को अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। इसके भी वही 3 कोर कंपोनेंट्स हैं जो टेंडर सेल्फ कंपैशन के थे, पर उनका एक्सप्रेशन अलग है। पार्ट 1, फियर्सनेस क्यों जरूरी है? गुस्से को समझना और अपनी शक्ति को पहचानना। इससे पहले कि हम कैसे करें पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि क्यों करें। फियर्सनेस की जरूरत क्यों है, खासकर औरतों के लिए? डॉक्टर नेफ बताती हैं कि ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। द टेमिंग ऑफ वुमेन। हजारों सालों से पेट्रियार्कल सोसाइटीज ने औरतों को टेम करने की, उन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। उन्हें सिखाया गया है कि उनकी वैल्यू दूसरों की सेवा करने में है, चुप रहने में है और नाइस बने रहने में है। उनकी आवाज को, उनकी शक्ति को, उनके गुस्से को दबाया गया है। ये कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। जब हम इस नाइस गर्ल के रोल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें गिल्ट फील होता है। हमें लगता है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। फियर सेल्फ कंपैशन इस कंडीशनिंग को तोड़ने का काम करता है। ये हमें बताता है कि अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना, अपनी आवाज़ उठाना और अपनी बाउंड्री सेट करना सेल्फिश नहीं बल्कि ज़रूरी है। रीफ्रेमिंग एंगर, गुस्से को फिर से परिभाषित करना।
फियर्सनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशन है गुस्सा, और गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसे खासकर औरतों के लिए बहुत बुरा माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना अनलेडी लाइक है, पर डॉक्टर नेफ कहती हैं कि गुस्सा एक बहुत ही हेल्दी, जरूरी और शक्तिशाली इमोशन है। गुस्सा एक अलार्म सिस्टम की तरह है। ये हमें बताता है कि हमारी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, हमारे साथ या किसी और के साथ अन्याय हो रहा है, कोई चीज है जिसे बदलने की जरूरत है। प्रॉब्लम गुस्से में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। गुस्से को दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव एंगर, विनाशकारी गुस्सा। ये गुस्सा नफरत से पैदा होता है। इसका गोल दूसरों को चोट पहुंचाना, उन्हें नीचा दिखाना होता है। इसमें ब्लेम, अग्रेशन और हिंसा शामिल होती है। ये रिलेशनशिप्स को तोड़ता है। कंस्ट्रक्टिव एंगर, रचनात्मक गुस्सा। ये गुस्सा केयर और प्यार से पैदा होता है। इसका गोल सिचुएशन को आईना दिखाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और पॉजिटिव चेंज लाना होता है। ये प्रोटेक्टिव एंगर है। इसमें आप फर्म होते हैं पर हेटफुल नहीं। आप कहते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मैं आपको अपने साथ ऐसा बिहेव नहीं करने दूंगा। फियर सेल्फ कंपैशन कंस्ट्रक्टिव, प्रोटेक्टिव गुस्से का इस्तेमाल करता है। ये उस गुस्से में छिपी एनर्जी को यूज करके एक्शन लेता है। ये गुस्सा हमें ना कहने की हिम्मत देता है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अपने गुस्से से डरो मत, उसे सुनो, वो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा है। पार्ट 2, The 3 Components of Fierce Self-Compassion in Detail। प्रचंड आत्मकरुणा के 3 अंश विस्तार से। अब हम इन 3 कॉम्पोनेंट्स को गहराई से देखते हैं, उनके फियर्स रूप में। 1. Fierce Self-Kindness, Protecting Ourselves। प्रचंड आत्मदयालुता, अपनी रक्षा करना। टेंडर सेल्फ काइंडनेस का मतलब था अपने आप को कंफर्ट देना, जैसे एक नरम तकिए पर सर रखना। फियर सेल्फ काइंडनेस का मतलब है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जैसे एक योद्धा की तरह अपनी ढाल उठाना। ये इस बात का एहसास है कि मैं इतना वैल्यूएबल हूँ कि मैं किसी को भी अपने साथ बुरा बिहेव नहीं करने दूंगा। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक एक्टिव एक्सप्रेशन है। ए. सेटिंग बाउंड्रीज, सीमाएं निर्धारित करना। बाउंड्रीज वो इनविजिबल लाइंस हैं जो हम अपने आसपास बनाते हैं, जो बताती हैं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। ये फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हो सकती हैं। बाउंड्री सेट करना मुश्किल होता है क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमें छोड़ देंगे या हमें सेल्फिश समझेंगे। पर बिना बाउंड्रीज के हम दूसरों की ज़रूरतों में डूब जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं। इससे रिजेंटमेंट पैदा होता है। How to set boundaries fiercely but compassionately। Step 1. Identify your needs। पहले ये समझो कि आपको क्या चाहिए। Step 2. Communicate them clearly and kindly। अपनी बात को I statements में कहो, जैसे जब तुम लेट आते हो तो मुझे बुरा लगता है, ना कि तुम हमेशा लेट आते हो। Step 3. State the consequence। अगर सामने वाला आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसका नतीजा क्या होगा, जैसे अगर तुम अगली बार भी 30 मिनट से ज्यादा लेट आए तो मैं चली जाऊंगी। Step 4. Follow through। ये सबसे मुश्किल है। अगर आपने कॉन्सिक्वेंस बोला है तो उसे पूरा करो, वरना आपकी बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। B. Saying no, ना कहना। नो एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपको हमेशा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ना कहना सेल्फिश नहीं है। ये आपकी एनर्जी, आपके टाइम और आपके वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। जब आप अनइम्पॉर्टेंट चीजों को ना कहते हो, तभी आप इम्पॉर्टेंट चीजों को हाँ कह पाते हो। प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। C. Providing for ourselves। अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। फियर सेल्फ काइंडनेस का मतलब है अपनी ज़रूरतों को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेना। दूसरों का इंतज़ार मत करो कि वो आकर आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। आपको क्या चाहिए? आराम, फन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके लिए प्लान बनाओ और काम करो। ये आपको एम्पावर करता है। 2. Fierce common humanity, connecting with others in power। शक्ति में दूसरों से जुड़ना।
टेंडर कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब था ये एहसास करना कि हम सब दुख में साथ हैं। ये हमें अकेलेपन से निकालता है। फियर्स कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब है ये एहसास करना कि हम सब अन्याय के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं। ये हमें पावरलेसनेस, शक्तिहीनता से निकालता है। जब हम अपने पर्सनल स्ट्रगल को एक बड़े सिस्टेमिक इशू की तरह देखते हैं तो हमें अकेलेपन की जगह सॉलिडारिटी और शक्ति महसूस होती है। फ्रॉम पर्सनल प्रॉब्लम टू सिस्टेमिक इशू। जैसे अगर एक औरत को वर्क प्लेस पर प्रमोशन नहीं मिल रहा तो वो शायद सोचेगी मुझ में ही कोई कमी है, ये शेम पैदा करता है। पर जब वो देखती है कि उसकी कंपनी में ज्यादातर औरतों के साथ यही हो रहा है तो वो रियलाइज करती है कि ये एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सिस्टेमिक इशू है, सेक्सिज्म। इस रियलाइजेशन से उसकी शेम गुस्से में बदलती है और वो दूसरी औरतों के साथ मिलकर चेंज लाने के लिए मोटिवेट होती है। द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। मी टू मूवमेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब एक औरत ने अपनी कहानी शेयर की तो लाखों औरतों ने रियलाइज किया कि वो अकेली नहीं है। उनकी कॉमन ह्यूमैनिटी ने उन्हें एक साथ लाया और उन्होंने एक बहुत बड़े सिस्टम को चैलेंज किया। फियर्स कॉमन ह्यूमैनिटी हमें बताती है कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली होते हैं। 3. फियर्स माइंडफुलनेस, सीइंग द ट्रूथ क्लियरली। टेंडर माइंडफुलनेस का मतलब था अपनी पर्सनल पेन को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। फियर्स माइंडफुलनेस का मतलब है सच्चाई को क्लियरली देखना, खासकर उस सच्चाई को जो अनकंफर्टेबल है। इसका मतलब है सोशल ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानना। हम अक्सर उन अन्याय और भेदभाव को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, क्योंकि उनका सामना करना मुश्किल होता है। हम एक आरामदायक इल्यूजन में जीना पसंद करते हैं। कॉलिंग आउट बुलशिट। फियर्स माइंडफुलनेस हमें हिम्मत देती है इस इल्यूजन को तोड़ने की और बुलशिट को बुलशिट कहने की। ये बुलशिट इंटरनल भी हो सकता है, हमारे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स जैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, और एक्सटर्नल भी, सोसाइटल लाइज जैसे औरतों को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन ट्रूथ। फियर्स माइंडफुलनेस सिर्फ सच्चाई को देखना नहीं है बल्कि उस सच्चाई के बेसिस पर एक्शन लेना है। जब आप देखते हो कि सिस्टम गलत है तो आप उसे बदलने के लिए काम करते हो। जब आप देखते हो कि आपका अपना कोई बिलीफ आपको पीछे खींच रहा है तो आप उसे चैलेंज करते हो। फियर्स माइंडफुलनेस स्पिरिचुअल बाईपासिंग यानी आध्यात्मिक बाईपास से बचाता है। स्पिरिचुअल बाईपासिंग का मतलब है स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके मुश्किल सच्चाइयों से भागना। सब कुछ अच्छा है, सब आत्मा बराबर हैं, इसलिए रेसिज्म पर बात मत करो। फियर्स माइंडफुलनेस कहता है नहीं, पहले प्रॉब्लम को देखो, उसे एक्नॉलेज करो और फिर उस पर काम करो। ये आपको एक एक्टिव एजेंट ऑफ चेंज बनाता है। पार्ट 3, बैलेंसिंग यिन एंड यांग एंड लिविंग अ होल हार्टेड लाइफ। यिन और यांग को संतुलित करना और पूरे दिल से जीवन जीना। अब जब हमने टेंडर और फियर्स दोनों पहलुओं को समझ लिया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इन दोनों को बैलेंस करना। सच्ची सेल्फ कंपैशन इन दोनों का अनोखा नाच है। डॉक्टर नेफ कहती हैं कि हमें दोनों की जरूरत है। हाउ टू बैलेंस यिन एंड यांग। सोचो, आपको अपने बॉस से नेगेटिव फीडबैक मिला। स्टेप 1, स्टार्ट विथ टेंडर यिन। पहले अपने आप को कंफर्ट दो, सेल्फ कंपैशन ब्रेक लो। एक्नॉलेज करो कि आपको बुरा लग रहा है। अपने आप को याद दिलाओ कि हर किसी को नेगेटिव फीडबैक मिलता है। अपने आप से प्यार से बात करो। स्टेप 2, मूव टू फियर्स यांग। जब आप थोड़ा शांत हो जाओ तो फियर्स मोड ऑन करो। फियर्स माइंडफुलनेस, सच्चाई को देखो। इस फीडबैक में क्या सच है? क्या इसमें से कुछ मेरे लिए सीखने लायक है? क्या ये फीडबैक अनफेयर तरीके से दिया गया था? फियर्स सेल्फ काइंडनेस,
अगर फीडबैक अनफेयर था तो अपनी बाउंड्री सेट करो, अपने बॉस से रिस्पेक्टफुली बात करो। अगर फीडबैक वैलिड था तो एक एक्शन प्लान बनाओ। मैं इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ। फियर्स कॉमन ह्यूमैनिटी। याद रखो कि वर्क प्लेस पर ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं। शायद आप अपने किसी कलीग से इस बारे में बात कर सकते हो जो ऐसी ही सिचुएशन से गुजरा हो। ये बैलेंस हर सिचुएशन में अलग हो सकता है। कभी आपको ज्यादा टेंडरनेस की जरूरत होगी, कभी ज्यादा फियर्सनेस की। अपनी इंट्यूइशन को सुनो, पूछो इस पल में मेरे लिए सबसे कंपैशनेट चीज क्या है। मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स विद फियर्स कंपैशन, प्रचंड आत्मकरुणा से। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को मोटिवेट करने के लिए हमें अपने आप पर सख्त होना पड़ेगा। हम अपने अंदर एक इनर ड्रिल सार्जेंट रखते हैं जो हमें हमेशा कोसता रहता है, तुम लेजी हो, काम करो। ये डर पर बेस्ड मोटिवेशन है और ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती। इससे बर्नआउट और एंजाइटी होती है। फियर्स सेल्फ कंपैशन एक अलग अप्रोच देता है, द सपोर्टिव कोच, समर्थक कोच। सोचो, एक अच्छा कोच अपनी टीम से कैसे बात करता है। वो उन्हें चैलेंज करता है, उनसे हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करता है, पर वो उन्हें बिलीव भी करता है, उन्हें एनकरेज करता है और उन्हें गिरने पर उठाता है। फियर्स सेल्फ कंपैशन वही है। ये आपको कहता है, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू दिस। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ये कर सकते हो। दिस इज हार्ड बट आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट। ये मुश्किल है लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे संभालने के लिए काफी मजबूत हो। You made a mistake, but that's okay. Let's see what we can learn from it and try again. ये केयर पर बेस्ड मोटिवेशन है। ये आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, ना कि डराती है। एम्ब्रेसिंग योर ऑथेंटिक होल सेल्फ। अंत में फियर्स सेल्फ कंपैशन हमें बताती है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, हमारी नरम साइड को भी और हमारी फियर्स साइड को भी। हमारी सोसाइटी हमें आधा अधूरा बनने के लिए कहती है, पर सच्ची शक्ति, सच्ची खुशी और सच्चा अपनापन तभी मिलता है जब हम अपने पूरे, मेसी, इम्परफेक्ट पर खूबसूरत सेल्फ को एम्ब्रेस करते हैं। जब हम फियर्स सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दुनिया को भी एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण, जस्ट और कंपैशनेट जगह बनाते हैं। हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये किताब खासकर औरतों के लिए एक वेकअप कॉल है। ये हमें बताती है कि हमारी टेंडरनेस हमारी शक्ति है, पर हमें अपनी फियर्सनेस को भी अपनाना होगा। दोनों मिलकर हमें पूरा बनाते हैं। जब हम फियर्स सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दुनिया को भी एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण, जस्ट और कंपैशनेट जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ की फियर्स सेल्फ कंपैशन की गहरी और डिटेल में समरी। ये आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाती है।